मिलवा देते हैं आज इनसे, और पहले जानते हैं कि आज के हमारे विषय क्या है। जी हाँ, जो हमारा पहला विषय है जन यात्री की यात्रा, इस विषय को बताने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, चलिए इनका स्वागत करते हैं। तो यह है श्री कमलेश सेन, रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति सदस्य, पश्चिमी मध्य रेल भोपाल मंडल। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से परिवहन हमारी यात्रा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्यों ना जन यात्री की बात की जाए। जी हाँ, जन साधारण से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि हम सभी को देखने में आ रहा है कि हमारा जो देश है वो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या लिए हुए है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सर मैं ये जानना चाहूंगी, जब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हर व्यक्ति को सुविधाओं की जरूरत है, तो क्या कवायदें की जा रही हैं कि हम उन जन यात्रियों के लिए रेल का आवागमन हो, बसें हो या दूसरी सुविधा है, इनको और ज्यादा बढ़ाने की कवायदें की जा रही है या किस प्रकार से सुगमता दी जा रही है? निश्चित तौर पर सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर ही रही है। हाँ। रेल का जो आधुनिकीकरण हुआ है वो यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए हुआ है। सरकार अपना काम कर रही है। अब जो यातायात बढ़ा है या दबाव बढ़ रहा है, उसका एक मूल कारण है, पहले लोगों के पास वाहन कम होते थे जी। तो वो यात्राएं कम करते थे। अब कई बार लोग बिना कारण भी यात्रा करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ट्रेनों में या सड़क पर बहुत दबाव बढ़ रहा है यातायात का। रेल यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है नए आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कि लोग आसानी से, सुगमता से अपनी यात्रा कर सकें जी। और धीमे धीमे सभी के देखने में आ रहा है सुधार और नई व्यवस्थाओं के साथ आसानी से यात्रा कर भी रहे हैं। जी जी। लगातार जब हम देखते हैं कि टिकट प्रणाली जो है MST जनरल टिकट को फिर से पहले जैसा आसान अगर बनाया जा सकता है क्या? वैसे बना दिया है रेलवे ने तो पहले की तरह आसान, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ग्रामीण तबके के यात्री हैं वो आधुनिकीकरण या डिजिटल मोड में अभी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो विंडो पर जाकर टिकट लेते हैं। MST तो पुनः पहले की तरह प्रारंभ कर ही दी रेलवे ने, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। जनरल टिकट भी UTS ऐप पर और आसानी से उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी लोग ले सकते हैं, रिजर्वेशन मोबाइल से लोग कर ही रहे हैं। तो लगभग कोविड काल के पहले की तरह ही सारी सुविधाएं रेलवे ने बहाल कर दी हैं, और फिर भी सुझाव आते हैं यात्रियों के तो उचित पटल पर रखे जाते हैं और उनमें निरंतर सुधार होता भी है। जी, बहुत बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। जैसे कर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो स्टेशन परिसर में व्यक्तियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, मान लीजिए वो टॉयलेट की हो, पानी की हो, थोड़ी सी सफाई की हो, इसके अंदर भी जन भागीदारी और साथ ही साथ में सरकार और जो निगम मंडल है, इन सब के साथ में समन्वय किस प्रकार से बिठाया जा सके, क्या हम सामने वाले को भी समझा सकें कि आपकी ये जिम्मेदारी है, साथ ही साथ में जो मंडल है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, और सरकार की क्या भूमिका? देखिए, मंडल तो जिम्मेदारी निभाता ही है। हाँ जी। आम लोगों को भी, नागरिकों को राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि स्टेशन परिसर में वो गंदगी ना करें। यदि ऐसा लगता है कि गंदगी कहीं है तो उसमें सहयोग करें। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कई बार कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि जुर्माना ना लग जाए, लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन आएंगे तो कहीं भी कचरा फेंक देंगे, कहीं भी खाना खा लेंगे, कागज़ छोड़ देंगे, कहीं भी थूक देते हैं जी। इससे खुद तो गंदा महसूस करते हैं, दूसरे यात्रियों में भी गंदगी का भाव जाता है और रेलवे के प्रति एक नकारात्मक मैसेज चला जाता है। साथ साथ बीमारियों को भी जन्म देने के पूरे वहाँ गुण ऐसे उपलब्ध हो जाते हैं कि गंदा पड़ा हुआ है जी। तो स्वाभाविक है, रेल सबका, सभी की संपत्ति वाली भावना हम रखते हैं, तो रेल तो सबकी है ना, हम केवल यात्रा करें तो उसको गंदा करने न जाएं। मंडल पूर्ण रूप से इस बात में अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि सारे स्टेशन परिसर साफ, स्वस्थ, स्वच्छ रहें। साथ साथ निगम जो स्थानीय निकाय हैं उनका सहयोग भी निरंतर रहता है कि बाहर से जो अपशिष्ट ठोस प्रबंधन को वहाँ से उठाना और सही जगह उसको पहुँचाना, ये स्थानीय निकाय करते हैं। लेकिन इसमें मूल भूमिका है वो यात्रियों की। इनके अंदर भी ये भावना होना चाहिए कि राष्ट्र हमारा है, रेल हमारी है, तो क्यों ना इसे हम सब मिलकर साफ सुथरा रखें, ये भावना उनके मन में पनपना चाहिए। जी जी जी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पुनेश जी शाजापुर से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी नमस्कार कमलेश जी, नमस्कार आपको भी। मेरा सवाल है, अपने मध्य प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन होने की वजह से आम लोगों को जो लोकल ट्रेनें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वे नहीं मिल पा रही, क्योंकि इन जोनों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं है। इस बारे में आपका क्या विचार है? जी
सामंजस्यता बिठाना किस प्रकार से ज़रूरी है, क्योंकि जो लोकल ट्रेनें हैं उनकी जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है, और आम जन को वो जानकारी कैसे मिलेगी? निश्चित तौर पे आपका प्रश्न सही है कि मंडल और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच जो नई लोकल ट्रेन्स होती हैं उनकी जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच पाती है। इस विषय को मैं अपने स्तर से उचित मंच तक पहुंचाऊंगा और प्रयास होगा कि स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आम जन तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। वैसे रेलवे जो है अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पेज पर ये जानकारी साझा करता ही है, लेकिन अगर आपने सुझाव दिया तो निश्चित तौर पे इसको सही जगह पहुंचाया जाएगा और प्रयास होगा कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का संपूर्ण जवाब मिल चुका होगा, और कवायदें लगातार जारी हैं और आगे भी इसके ऊपर और कदम उठेंगे। जी सेन साहब, मुझे एक जो मन में लगता है, एक आम नागरिक हूँ मैं, मान लीजिए कि मेरा RAC है, अभी मेरा टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, किस स्थिति तक मुझे मन में लगेगा कि हाँ यहाँ तक जाके मेरा कंफर्म हो सकता है, या फिर मैं सोचूं कि मुझे ड्रॉप हो सकता है? मतलब ये जो सामंजस्यता है ये किस प्रकार से बैठेगी? एक व्यक्ति कब तक सोचे कि भैया मेरा कंफर्म होने वाला है या नहीं होने वाला है टिकट? नहीं, ये तो डिपेंड करता है डेस्टिनेशन कैसी है। अच्छा जी। जी, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर की यात्रा मालवा से लोग कर रहे थे, यदि मुझे ऐसा लगता है कि एक भी वेटिंग है, हाँ जी, तो आप ये मानिए कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लोग पहले से तय कर चुके हैं तो उनको जाना ही है। ओके, हाँ। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जैसे ही वहाँ पर कुछ अभी दुर्घटना हुई थी लैंडस्लाइडिंग की, फिर यात्राएं लोगों ने निरस्त की, फिर सारी वेटिंग क्लियर होती चली गई। तो डिपेंड करता है, जहाँ से दिल्ली की है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि लोगों का जो फिक्स है, जाना ही है, विजिट्स हैं, मीटिंग्स हैं। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ आसानी से हमको लगता है कि टिकट कंफर्म हो जाएगी। ये डिपेंड करता है डेस्टिनेशन पर। अच्छा, इसमें IRCTC का अपना एक प्रबंधन है, वो तो बाय डिफॉल्ट क्लियर करता चला जाता है। अच्छा, ऐसा तो वो व्यक्ति को खुद को मन में समझना पड़ेगा कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वो कितनी दूरी है, या उसका क्या चीज कितना महत्व है। जी, लेकिन अभी हम जी हाँ जन यात्री की यात्रा पर बात करते हैं। सर, एक जब कोविड काल था तब हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे, इन्हें कुछ छूट दी गई थी, उन्हें विशेष रियायत दी गई थी, अब वो कट कर दी गई है। क्या इसे पुनः चालू नहीं करनी चाहिए, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए और कौन कौन सी कवायदें कर रहा है रेलवे? सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पहले विशेष छूट दी जाती थी, उसको कोविड काल के बाद एक सर्वे करवाया गया। लोगों ने खुद स्वेच्छा से, अधिकांश यात्रियों ने छोड़ी, और पुनः पर उसको प्रारंभ करने के लिए भी बीच बीच में संसद में चर्चा होती रही। लेकिन ये चूंकि नीतिगत विषय है, इसलिए इस पर मेरी टिप्पणी देना मैं उचित नहीं समझूंगा। ठीक है। फिर भी यदि ऐसी आवश्यकता लगती है तो इन विषयों को हम समेट के ले जाएंगे और पहुंचाएंगे सही जगह तक। और अभी उन्हें क्या रियायत दी जा रही है, क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही है? अभी दिव्यांगों के लिए रियायत है किराए में। अच्छा। बाकी सीनियर सिटीजन्स और जो जर्नलिस्ट थे उनके रियायतें अभी बंद कर दी गई। अभी बंद कर दी गई हैं। ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, भीड़ बहुत सारी हो जाती है, उसका प्रबंधन, इसके लिए क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं? देखिए, प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के लिए RPF GRP मौजूद रहती है, CCTV कैमरेज, और अभी तो नई जहाँ पर एकदम से भीड़ बढ़ती है तो फेस रिकॉग्नाइज्ड कैमरेज भी लगने वाले हैं। साथ ही साथ रेल रक्षा मित्र और रेल रक्षा समिति के सदस्य जो बाहरी तौर पर सहयोग करते हैं, रेलवे प्रबंधन का स्टाफ तो होता ही है, क्योंकि ये भीड़ आंशिक होती है, मतलब अप्रयोजित होती है। कोई इसका पता नहीं होता कि कोई त्यौहार आ गया, या जैसे अभी कुछ समय पहले एकदम भीड़ भोपाल में बड़ी थी, सीहोर में एक कथा हो रही थी, तो इसका अंदेशा नहीं होता कि कब भीड़ हो जाएगी। लेकिन रेलवे मुस्तैद होता है ऐसी भीड़ को नियंत्रित करने में, चाहे ऐसी भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए आपातकाल में या अंशकालीन रूप से या अस्थायी रूप से ट्रेनें चलाना पड़ते तो चलाता भी है मंडल, और इस भीड़ को व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से यात्रियों को अपने घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। और रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बराबर कर रहा है और आगे भी जारी रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है। जगमोहन वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, रखिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार जी, रखिए आप अपना प्रश्न रखिए। जी मैडम, कमलेश जी से बात नहीं होगी? हाँ जी, उन्हीं से बात हो रही है, आप अपना प्रश्न रखिए। जी मैडम, ये था कि प्रतापगढ़ भोपाल जो ट्रेन चलती है उसको इंदौर तक किया जाए। जी, ये सलाहकार समिति के सदस्य से एक गुजारिश की जा रही है। निश्चित तौर पे अभी तो प्रतापगढ़ और भोपाल जो ट्रेन चलती है उसको हम दैनिक चलवाने के प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले 2 दिन बाद जो 15 तारीख को बैठक है, इसका प्रस्ताव गया हुआ है। आपके सुझाव को आज हम समाहित करते हैं। आने वाले समय में आप देखिए, इस गाड़ी को हम इंदौर तक ले जाने का पूरा कोशिश करेंगे, और जो भी जिस तरह से प्रयास होगा हम प्रयास करेंगे। चलिए, मतलब आपकी जो गुजारिश है उसके ऊपर ज़रूर अमल करने की और उस बात को आगे बढ़ाने की कवायद की जाएगी। जी सर, एक बात जो मेरे मन में आती है कि हम अगर बात करें रेल की,
है ना। तो व्यक्ति को क्या लगता है, ये तो मेरा खुद की पूंजी है, जाके कहीं पर भी उसको खराब कर देना, नल तोड़ देना, क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ऐसा करें, जैसे सीसीटीवी लग रहे हैं आजकल सारी शॉप्स पे लग रहे हैं, तो चोरों के ऊपर वहां पर कहीं ना कहीं नकेल कस दी गई है। हम ट्रेन में ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार की प्रॉपर्टी है और वो जनता को तो ये लगता है हम इसको सिर्फ खराब करने के लिए ही चढ़े हैं। मतलब ज्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि सरकार के करोड़ों रुपए जा रहे हैं या उनके खुद के जो टैक्स है, टैक्स पेयर्स हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। जी, पहले मैं एक कॉलर ले लेती हूँ, फिर आपसे मैं बात करूंगी। अभिषेक सेन जी जुड़ चुके हैं सागर से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी अभिषेक जी नमस्कार, रखिए आप अपना प्रश्न। हेलो सर, नमस्ते दीदी। नमस्ते जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ जी। जी दीदी, जनरल कोचेस बढ़ाए जाएं यात्रियों की सुविधा के लिए, उसमें यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। देखिए, जनरल कोचेस बढ़ाने की एक रिक्वेस्ट की गई है। हेलो कमलेश जी। जी, जनरल कोचेस पर अभी पिछली संसद में आदरणीय रेल मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि 12,000 कोचेस निर्माण के लिए उन्होंने कोच फैक्ट्रीज को ऑर्डर भी किए हैं जी। हाल फिलहाल में भी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस, सभी में 4 जनरल तो लग ही रहे हैं। रेल मंत्रालय का प्रयास है, रेल मंत्री जी का प्रयास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये प्रयास है कि हर यात्री को उचित स्थान पर बैठकर जाने की यात्रा का लाभ मिल सके। उस दिशा में रेल मंत्रालय काम कर रहा है। और फिर भी यदि जहाँ जिन ट्रेन में जनरल कोच की आवश्यकता या कम है तो उनको हम सबसे सलाह लेके वापस रेल मंत्रालय तक पहुँचाएंगे और प्रयास होगा कि सभी लोग आसानी से बैठ के अपनी सुरक्षित, सुगम और सरल यात्रा कर सकें। जी बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं पुनः अपने प्रश्न पर आ जाती हूँ कि व्यक्ति वहाँ पर जाकर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमें अपने घर की सुरक्षा तो हम करेंगे, लेकिन जहाँ पर सरकार की प्रॉपर्टी की बात है वहाँ हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं, हम तो उसको खराब करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या कुछ ऐसे सीसीटीवीज या मतलब उनको पकड़ने के लिए जीआरपीएफ तो लगी हुई है वहाँ पर है, लेकिन हर कोच में हर जगह पर नहीं है, तो क्या कुछ स्पेशल कुछ काम किया जा सकता है या फिर उन्हें दंडित करने का कुछ विशेष प्रावधान हो कि भाई अगर किसी ने देखा तो सामने वाला इस नंबर पर कॉल कर दे कि भैया ये खराब कर रहा है? बेसिक ये वजह मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ के दंडित करने से सॉल्व नहीं होने वाली। अच्छा, इसके लिए तो हमें कहीं और जाना होगा जी। और जाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम जगाना होगा जी। जब हम राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने लग जाएंगे, जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाएंगे, तो स्वाभाविक है हम ये गंदगी करना, तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। हाँ जी। जी। तो पहले हमको वो बीज रोपित करना होंगे ऐसे लोगों खुद के मन में बीच सोचना होगा। कि ये मेरी संपत्ति है। हाँ जी। जब हमारे अंदर ये बातें जन्म नहीं ले पा रही, हमको ये चीज़ें हमसे दूर हैं, ये रेल संपत्ति किसकी, बोला रेलवे के नुकसान पहुंचा दो। हम कई बार खुद देखते हैं ऐसा नहीं होता, पत्थर मार देंगे, हाँ जी, आग बंद बिल्कुल, करके चले जाएंगे, बिल्कुल, फिर पकड़े जाएंगे। अमूमन अभी माफी हमने मांग देखा लेते हैं। है कि जो ट्रेन्स हैं उनके ऊपर लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। जी। हर बात पर हम सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, अभी अमृत भारत योजना के तहत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए रेलवे ने खर्च किए, लेकिन हम देखते हैं कि लोग वहाँ बैठे हैं, गंदगी कर रहे हैं और धीरे से जाते हैं पत्थर मार देते हैं। सही। फिर उंगली उठाएंगे कि रेलवे ने देखो गंदगी कर दी, नुकसान हो गया, ये मतलब तमाम तरह की बातें होती हैं। तो दंडित करना स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तो कि हमें अपने अंदर ये भावना उत्पन्न करनी होगी कि राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र की संपत्ति हमारी है, क्यों ना हम इसको बचा के सुरक्षित लेके चलें। सही है। कवायतें खुद से शुरू करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। खुद को सुधरना जरूरी है, हमें खुद को यह जानना जरूरी है। जैसे हम अपने घर की रक्षा करते हैं, जैसे हम अपने सामान की रक्षा करते हैं, वैसे भी वो राष्ट्र की संपत्ति है, हमें उसकी रक्षा। और अगर सामने वाला भी बिगाड़ रहा है तो हम उसको चेतावनी दें, हम उसे समझाएं, एक समझाइश अपनी तरफ से देंगे, तब जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुधारेगा और ऐसे करके पूरा समाज सुधरेगा और राष्ट्र सुधरेगा। बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है। जी, उमंग कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी नमस्कार, एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमंग जी रखिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते मैडम। मैडम आपके माध्यम से कमलेश जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि हमारे गरुड़ का अमृत भारत स्टेशन पे काम चल रहा है, लेकिन हम रेलवे अधिकारियों से बात करते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ हमारा पूरा शहर बचा हुआ है और उधर से हमको एक्सेस भी दे रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा या फिर केवल एक आंदोलन ही करना पड़ेगा, यही माध्यम है? और क्योंकि हम विधायक जी ने लेटर भी दिखा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा इस पर। गरुड़ कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश, मंदसौर जिला। मंदसौर। उमंग जी, पश्चिम मध्य रेलवे में आता है सर, ये डीआरएम ऑफिस कोटा लगता है हमारा, कोटा राजस्थान। अच्छा, WCR डिवीजन में कोटा में, GM जबलपुर ही लगते हैं। उमंग जी, आपके गरुड़ वाले विषय को आप मेरी जिम्मेदारी में आ गया है, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से समझ के उचित जगह तक लेके जाएंगे, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये सार्वजनिक रूप से मेरा आपसे वायदा है। जी जी जी, वायदा मिल चुका है आपको, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। सर एक बात समझ में आती है, मान लीजिए कि मुझे एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, मेरी ट्रेन छूट गई, अगली ट्रेन मेरी कल है उस जगह पर जाने के लिए, तो क्या हम बस और ट्रेन के अंदर ऐसा कुछ एक नियमावली कर सकते हैं कि इस समय पर अगर आपकी बस छूटी है तो इसके बाद ये बस आपको वहां तक पहुंचा, मतलब क्या ये दोनों परिवहन एक दूसरे के समानांतर चल सकते हैं? निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे वन स्टेशन वन ट्रांजिट। अच्छा, यात्रियों का समय भी बचेगा। हाँ जी। और वैकल्पिक व्यवस्था भी होगी। अरे वाह, बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा जी। ये किसी सरकार का वायदा नहीं है, लेकिन मैं ये अगर कुछ सोच समझ के ही बता रहा हूँ कि वन स्टेशन वन ट्रांजिट व्यवस्था इस देश में लागू होगी। जी। ऐसा सरकार उस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि शुरुआती दौर जो दिख रहा है तो मतलब ये प्लान तो है बड़ा, विजन है बड़ा। मतलब मेरे मन में सही प्रश्न आया था। आपके मन में सही प्रश्न है जी। तो देखने को मिलेगा जल्दी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पंकज सेन जी रतलाम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए प्रश्न रखिए। हेलो जी पंकज जी, प्रश्न रखिए आप। जी, मेरा नाम पंकज सोनी है रतलाम से, और मैं कमलेश जी से प्रश्न करना चाहूंगा उनके माध्यम से। रेल प्रशासन तक सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि आज भारतीय रेल आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो चुकी है। LHB कोचेस है, LED लाइट युक्त ट्रेनों में LED लाइट की सुविधा मिल गई है और 160 की स्पीड पे हम लोग पहुंच चुके हैं सब पर। परंतु मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जितने भी संभागीय स्तर के हमारे मध्य प्रदेश के संभाग है, जैसे उज्जैन, भोपाल, इंदौर, रीवा, तो यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर यात्रा करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए रेल प्रशासन को पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा ज्यादा कैसे मिल सकती है? कैसे प्रशासन आम लोगों की सुविधाओं को और ज्यादा ध्यान रखे? इसके लिए बहुत ही अच्छा जी, धन्यवाद पंकज जी। आपकी जो मांग है या आपने जो समस्या बताई वो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि क्षेत्रीय सांसद अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन वो बड़ी ट्रेनों के लिए या उनके ठहराव के लिए मांगे रखते हैं, छोटी गाड़ियों की मांग नहीं हो रही। लेकिन हम सबके लिए ये बात सोचने की है और गौरव की भी है कि इस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो निरंतर निचले स्तर के जो सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए उस पर वो काम कर रहे हैं। तो क्यों ना एक बार रेल की व्यवस्था को हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें, ताकि स्थानीय स्तर के, जैसे उन्होंने बताया कि संभाग स्तर की समस्या है, भोपाल से उज्जैन हो चाहे इंदौर से कोटा हो, ये बात जायज़ मांगे कि 24 घंटे में 1 या 2 ट्रेन होती हैं लोकल ट्रेन। जो छोटे छोटे स्टेशन हैं, यदि ट्रेनों का रुकना वहाँ समाप्त हो जाएगा तो उन स्टेशनों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल सही। छोटे से जो हाट बाजार लगते थे छोटे कस्बों में, वो उन ट्रेनों पर निर्भर होते थे। तो इनका चलना बहुत ज़रूरी है और इस सुझाव को राज्य सरकार के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि रेल मंत्रालय तक पहुंचा जाए, तो वो प्रभावी भी होगा। तो आने वाले समय में हम सब मिल करके इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक भेजेंगे और परिणाम अनुकूल ही मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, नवाचार आएंगे, इसकी पूरी आपको तसल्ली दे दी जा रही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं। जो सदस्य जो हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए आज हमारे साथ हैं। इतने बड़े मंच पर आप काम कर रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है बालाघाट, वहाँ से बहुत सारे बच्चे आते पढ़ने के लिए भोपाल में, लेकिन कोई ट्रेन नहीं है साहब। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उन बच्चों के लिए आप एक स्पेशल ट्रेन की एक मांग रखें कि एक वहाँ से भोपाल के लिए सीधी एक ट्रेन हो? नहीं, शिवनी से ट्रेन है, भोपाल अभी आ रही, इंदौर, पंचगढ़, बालाघाट से। बालाघाट का वो ट्रैक थोड़ा डिफरेंट ट्रैक है, जो कि बीच में वो जंगली फॉरेस्ट एरिया भी है, लालबर्रा वाला। मैं वहाँ खुद भी कई बार गया हूँ, मतलब बाय रोड। तो ये बड़ी परियोजना है, इसके लिए क्षेत्रीय सांसदों की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी तय होती है और मेरा काम केवल नागपुर होके जबलपुर होके शक्तिहीन सलाहकार के पास। नहीं सर, नागपुर होके फिर जबलपुर होके चल सकती है। हाँ, ये तो इसके लिए जो लोकसभा के सांसद गण होते हैं उनका महत्व बहुत बड़ा होता है जी। मेरा केबल एडवाइजर के रूप में एक सुझाव देना होता है, तो मैं उन तक पहुंचाऊंगा, निश्चित तौर पर पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, बालाघाट से भोपाल के लिए कनेक्टिविटी हो सीधे। जी, वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी, बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी, रखिए आप अपना प्रश्न। जी मैडम, नमस्ते। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं रतलाम मंडल के सीहोर स्टेशन से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सीहोर मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न आदरणीय सर से ये है कि सर, हम लोगों के यहाँ जो हमारे स्टेशन का स्टॉपेज है वो टॉप 5 में आता है, परंतु फिर भी सर कोरोना काल से हमारी जो 2 प्रमुख ट्रेनें बंद है, ओवरनाइट एक्सप्रेस और पूरी जोधपुर पूरी, उनके स्टॉपेज आज तारीख तक बहाल नहीं किए गए हैं, जबकि कई ज्ञापन हम जनप्रतिनिधियों और रेलवे बोर्ड को दे चुके हैं, फिर भी उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो उस पर हमारा मार्गदर्शन करें। NSG 3 स्टेशन है शायद सीहोर, वीरेंद्र जी, और आपकी जो मांग है 2 ट्रेनों के ठहराव की,
ये जल्दी ही सांसद जी के माध्यम से एक बार हम फिर से रतलाम डिवीजन तक भेजेंगे, ठीक है। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब मिलकर भी प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि रेल मंत्रालय जल्दी ही सीहोर, चूँकि सीहोर में तो एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी है, वहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना भी बहुत अधिक होता है, तो प्रयास होगा कि वो दोनों ट्रेनों का ठहराव पुनः वापस हो। चूँकि ये नए ठहराव तो आप चाह नहीं रहे हैं, वो ट्रेनें पहले रुकती थी, कोविड काल के बाद बंद हुई हैं वो ट्रेनें, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत परेशानी होगी, या तो सही जगह तक हमारी मांग नहीं पहुँच पा रही है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सांसद जी के माध्यम से क्षेत्रीय सांसद भोपाल और रेल मंत्रालय तक बात पहुंचेगी, और वो निश्चित तौर पे जल्दी ही हम उन ट्रेनों के ठहराव को वापस करवाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। हम जन यात्री की यात्रा के साथ साथ में जीवन वृत्तांत यात्रा की भी बात कर रहे हैं। साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रेलवे ने हमें बहुत सुविधाएं दी, हर तरफ से हमें इतना शानदार हर तरफ माहौल लगता है कि हम जब भी स्टेशन पर उतरते हैं, अच्छा ये लखनऊ आया, अच्छा ये भोपाल आया, मन को बड़ा अच्छा लगता है, चाहे हर चीज़ की सुविधा हो। लेकिन व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, इधर ट्रेन चल पड़ रही है, हम भागते हुए चल रहे हैं, फिर उसके अंदर हम गिर जा रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ विशेष कवायतें नहीं करी जा रही है? मतलब उनको किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि व्यक्ति अपनी जान के साथ साथ में दूसरों की जान के साथ भी खेल रहा है। नहीं, इसके लिए एक प्रयास हमारा है, अपने निजी स्तर पर प्रयास है, और कुछ समय पहले हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुझाव भेजा भी है, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने दिया है, कि अभी तक देश में हर प्रकार के विश्वविद्यालय खोले गए, जो अलग अलग शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। इवन फैशन टेक्नोलॉजी, कपड़े कैसे पहनेंगे, इस पर भी हमको शिक्षा दी जाती है। लेकिन यातायात को लेकर के कोई विश्वविद्यालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी बात है जी। मैं 4 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैंने प्रस्ताव भेजा भी है, और मेरा प्रयास होगा यदि ये विश्वविद्यालय खुलता है तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, जो मेरा अनुरोध है शासन से, और मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम में यातायात को शामिल किया जाए, तो वहीं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी आएगी। जब वो मैडम ने जैसे बताया कि शिक्षा, हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता होगा कि हमको चलना किस तरफ है। बिल्कुल सही। कक्षा 6 से 12 तक पाठ्यक्रम में ट्रैफिक को, हमारे पैदल चलने को, हमारे वाहन चलाने को जोड़ा जाए। इसके बाद वो यातायात विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद ही लाइसेंस दिया जाए। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, इसके बाद ये भी तो एक हो सकता है, क्योंकि आजकल जब मैंने सुना, पहले ऐसा होता था बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, या फिर बीए कर लिया, लेकिन अब बहुत सारे विषय अलग अलग। तो क्या यूनिवर्सिटी में भी एक ऐसा विषय जो यातायात को लेकर हो, व्यक्ति उसके अंदर स्नातक करे या आगे बढ़े और उसमें अपना भविष्य बनाए, और साथ ही साथ दूसरों को भी उसकी शिक्षा दे? मेरा तो अनुरोध ये है, मेरी मांग भी ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि पृथक से यातायात विश्वविद्यालय की ही स्थापना की जाए। और ये देश में रोल मॉडल होगा, मध्य प्रदेश में की स्थापना होती है। आप ट्रैफिक पुलिस को लीजिए, मध्य प्रदेश शासन का जो पुलिस बल होता है वो यातायात में लगाया जाता है, फिर कुछ समय बाद वो ट्रैफिक को समझता है, फिर उसको जिला बल में परिवर्तित किया जाता है। तो क्यों ना ट्रैफिक पुलिस को वहीं से लेके आए। जो टोल टैक्स पर स्टाफ काम करता है, उनका चयन भी उसी यातायात विश्वविद्यालय, मतलब इतने रोजगार के अवसर भी हैं, उनमें सृजन भी है। इतनी सारी टैक्सियां चल रही हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स भी टैक्सी चला रहे हैं, गवर्नमेंट में भी व्हीकल्स लगे हुए हैं, तो वो ड्राइवर के पास वहाँ ट्रैफिक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होगा, वैलिड ड्राइवर है। बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ी, तो बहुत बड़ी इसकी जरूरत है, और एक नया नवाचार होगा, और मुझे पूरा भरोसा है इसकी शुरुआत इस मध्य प्रदेश से होगी, ये देश का रोल मॉडल बनेगा। ये स्थापना, मेरा पूरा भरोसा है इन 3 वर्षों में मुख्यमंत्री जी करेंगे। चलते एक छोटा सा आपकी तरफ से मैं जवाब चाहती हूँ कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं साहित्य के विषय में, और फिर उसके बाद सेन साहब के पास आऊंगी। जी मैम। मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि पूरे समाज की जिम्मेदारी साहित्य के अनुसार पूर्ण हो सकती है। यदि आप पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उस पढ़ना ही बेसिक चीज़ है। यदि आप बेसिक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप बाहर निकल जाते हैं हम। कि हमने यातायात, जैसा सर ने कहा, यातायात के बारे में जानकारी होना, मोबाइल का कितना प्रयोग होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में, उसके बारे में भी हमको अवेयर होना है। हमको पहले, मैंने बहुत शुरू में ये बात कही थी कि अर्जन और सृजन दोनों में बहुत अंतर है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हम भटकाव की ओर जा रहे हैं, तो कृपया अपने को आत्म केंद्रित करें, भटकाव से बचें। जीवन में भटकाव सिर्फ भटकाव ही लाता है, इससे कभी भी आप आत्म केंद्रित नहीं होते। पूरे व्यक्ति आत्म केंद्रित नहीं हो सकता भटकाव से लेकर। लेकिन एक छोटा सा सर आपसे भी, कि जनता से आपकी अपील। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आज यात्रा पर ही बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्र सबका है, इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी हम सबकी है। रहा सवाल, यदि जीवन में हम कुछ बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करिए। आप अपने स्तर पर प्रयास करिए, शासन अपने स्तर पर प्रयास करता है, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हमको मिलकर ही बदलाव लाना होंगे। इसी के साथ 2 पंक्तियाँ, जो कि साहित्यकार मैडम मेरे पास बैठी हुई थी, तो मुझे भी याद आती, जो मेरे जीवन की
एक दिशा तय करती हैं। जीवन के प्रारब्ध कई थे, सहज स्वर्ग उपलब्ध कई थे, हाँ जी। किंतु चुनी मैंने विपदाएं, खुद अपना अपकर्ष चुना है। हाँ मैंने संघर्ष चुना है, हाँ मैंने संघर्ष चुना है। बिल्कुल संघर्ष चुना है। जी हाँ, ऐ जिंदगी रुक, अभी हार नहीं मानी है, जितनी है हर जंग मन में वही ठानी है, चल पड़े हैं जानिबे मंजिल को अब, ये ही तो अब दिल की मनमानी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूं और आप देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार तक नमस्कार एमपी। तब तक के लिए पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।